राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। वो खरी खोटी पे तो स्ट्राइक आ गई थी अब 14 दिन की, और सीधे सीधे मतलब ये है कि अब आप कुछ कोई पॉलिटिकल बात बोल ही नहीं सकते। जिस मतलब खैर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते उस पर। कुल मिला के जो है यहाँ मुंह पे ऐसे पट्टी बांध के ही बैठा दिया है यूट्यूब ने। तो अब नॉन पॉलिटिकल बातें करने को तक लिमिट कर दिया गया है, इसलिए आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे अलावा और 20-25 चैनल्स पे भी स्ट्राइक्स आई है, और कुल मिला के रेगुलेट किया जा रहा है कि नहीं नहीं, आप इन इन विषयों पे बोल नहीं सकते। खैर, आज का विषय है, मुझे एक किस्सा याद आता है। मेरे एक परिचित हुआ करते, दोस्त तो नहीं कहूंगा, मेरे दोस्त के भाई थे। तो उनके बारे में मुझे बताया गया कि साहब, एरो और जो बड़े बड़े वाले ब्रांड्स होते हैं ना, एरो और वैन यूजन, आज से करीब 15 साल पुरानी बात है ये। तो उस वक्त 2-2.5 हजार की शर्ट खरीदा करते थे, एरो और इत्यादि की। और उनका एक नियम था जिंदगी का कि एक शर्ट जीवन में एक ही बार पहनते थे। तो मैंने कहा, एक शर्ट उस जमाने में 2-2.5 हजार की, 3 हजार की खरीदते हैं और सिर्फ एक बार पहनते हैं। फिर मैंने कहा, उनका करते क्या है? जो मान लो एक बार पहन के आज उतार दी, तो उतरी हुई शर्ट का क्या करते? जब दोबारा पहननी नहीं है तो धोते भी नहीं होंगे, और दोबारा अगर नहीं पहननी है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, या अपने घर में रखे रहते हैं। तो मैंने अपने उस दोस्त से पूछा कि मनोरोगी हैं क्या? मतलब बीमार बीमार रहते हैं क्या? कहता, अरे भाई अमीर आदमी है। मैंने कहा, यार अमीर नहीं नहीं। मैंने कहा बहुत गरीब आदमी है। मैंने कहा, एक ही चद्दर पे दोबारा सोते हैं कि नहीं सोते हैं? जिस जिस चद्दर पे आज सोए उसी पे कल सोते हैं ना। या वो भी चद्दर भी बदल देते हैं? फिर चद्दर बदलते तो उस पे जो बेड पे जो गद्दा लगा है वो भी बदल देना चाहिए। अगर यही मेंटालिटी है, फिर तो डबल बेड भी रोज बदल देते होंगे। फिर डबल बेड क्यों बदलेंगे? कमरा भी रोज बदल देंगे। फिर घर भी, अच्छा एक घर में आज रह लिए तो उसी घर में कल दोबारा क्यों रहेंगे? तो मैंने कहा, मनोरोगी है क्या? तो खैर बाद में एक बात और समझ में आई कि उनके पास जो पैसा आ रहा था वो हराम का था। फिर अंत में वो तो खैर जेल चले गए थे। पर पैसा चाहे जहां से आ रहा हो, ये सोच कि एक चीज को एक ही बार प्रयोग कर रहा है, ये उपभोक्तावादी सोच है जो पश्चिम से हमारे यहां आई है। पश्चिम में भी यूज एंड थ्रो का कल्चर उपभोक्तावादियों ने पैदा किया कि एक बार एक चीज इस्तेमाल की और उसके बाद उसको दोबारा यूज नहीं करना है, फेंक देना है। तो मैंने कहा, यार इस धरती पे कितना कूड़ा ये लोग इकट्ठा करेंगे? अगर आप किसी चीज को दोबारा रिसाइकल नहीं करेंगे, रीयूज नहीं करेंगे, तो अंत में तो धरती कूड़े का ढेर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो बोले, नहीं उससे उनको मतलब ही नहीं है। ये उपभोक्तावाद का चरम है। अच्छा, उसके बाद मेरी पत्नी अभी रिसेंटली 1 महीना इंग्लैंड रह के आई हैं। उनके भतीजे की शादी थी, उसमें गई थी। तो वो बता रही थी कि उनके एक रिश्तेदार हैं जो कि एक वहां पे एक बड़े स्टोर में काम करते हैं। तो वहां पे हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, और उस एक्सपायरी, वो जब एक्सपायरी डेट नजदीक आने लगती है तो जैसे जैसे जिस दिन अंतिम दिन होता है, उस दिन वो एक्सपायरी का, उस दिन वो सुबह जो है वो 50% पे लगा देते हैं हम,
उसके बाद शाम को 6 बजते बजते, शायद 7 बजते बजते वो 25% पे लग जाती है, और रात को 9 बजे फिर वो स्टाफ के लिए फ्री हो जाती है, स्टाफ के लिए। या जब वो एक्सपायर हो जाती है तो कुछ स्टोर्स जो हैं वो बाहर, अपने स्टोर के बाहर, रात को 10 बजे जब स्टोर बंद होता है तो सारा एक्सपायर्ड माल जो है वो स्टोर के बाहर रख देते हैं, तो वहां पे लोगों की भीड़ लगी होती है जो कि उस 10 बजे का इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर वहां से वो अपने काम की चीजें बीन के ले जाते हैं। अब एक बात है ना, एक साबुन है मान लीजिए, वो आज सुबह 9 बजे तक तो नहाने लायक था, 9 बजे के बाद वो नहाने लायक नहीं हो रह गया, अब उससे नहीं नहा सकते आप। ये क्यों? क्योंकि भाई सरकार का नियम है। एक ऐसी सरकार है जो कि 9 बजे तक एक चीज को नहाने लायक मानती है, उसके बाद 9 बजे के बाद नहीं मानती। उस सेब को आप 9 बजे तक खा सकते हैं, 9 बजे के बाद जो है वो सेब सेब नहीं रहेगा। तो वो बता रहे थे कि एक बार 60 लीटर दूध एक्सपायर हो रहा था। तो हमारे उन मित्र ने कहा कि साहब ये तो 60 लीटर दूध, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे हमारे संस्कृति में, भारतीयों में तो हम अन्न को देवता समझते हैं, और अन्न का ये अपमान, दूध का ये अपमान तो कहते हैं हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। और ये फालतू का जो मतलब है ना, आंख बंद करके जो नियम कानून बनाए जाते हैं सरकारों द्वारा, सेफ्टी के और पता नहीं किसके किसके, और फूड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, तो उन्होंने कहा जी 60 लीटर दूध, नहीं 60 लीटर नहीं था शायद, पता नहीं, सॉरी 60,000 ऐसे ही कुछ था, मतलब ज्यादा थी क्वांटिटी, 60 क्विंटल दूध था शायद, ऐसे ही कुछ था। तो उन्होंने बोला जी एक काम करें, हम जो है इसको लोकल गुरुद्वारे में दे देते। तो बोला देख लेना कोई इशू ना हो जाए। उसने बोला जी क्या इशू हो जाएगा, एक चीज जो 9 बजे तक एक्सपायर, 9 बजे तक यूजेबल थी, 9:30 बजे वो एक्सपायर हो गई, मतलब कोई कोई आदमी थोड़ी ना मर गया। तो उसने भैया देख लेना, नियम कानून का ध्यान रखना। तो उन्होंने बोला जी कोई आप चिंता मत करिए, ऐसा कोई इशू, कोई ऐसा जहर नहीं बन जाएगा, वो चिंता मत कीजिए। खैर वो गए, लोकल गुरुद्वारे से लोग आए, उन्होंने उस दूध को, जैसा कि वहां तो गुरुद्वारों में तो लंगर चलता है, खीर खार बना दी होगी, कुछ भी बना दिया होगा। तो मैंने कहा ये सरकार का नियम है, और सरकार ने इस उपभोक्तावाद को चरम पे पहुंचा दिया, समाज ने, सरकार ने, और फिर समाज में फिर लोगों ने भी उसी उपभोक्तावाद को अपना लिया। पातंजलि का सिरका हम खरीद लाए, करे लाए, तो उस पे भी एक्सपायरी डेट लगी थी। मैंने कहा यार सिरके की एक्सपायरी डेट होती है? मैं आपको बताऊं, मेरी माँ ने आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, आज से लगभग 25-30 साल पहले गन्ने का सिरका बनाया, और वो हमारे घर के एक अंधेरे कोने में स्टोर रूम में ऊपर रखा हुआ था। फिर वो भूल गई या क्या हुआ ये हमें पता नहीं है, करीब 15-20 साल बाद वो सिरका उतारा गया। तो माँ ने कहा अरे यार ये तो ये वो सिरका है जो मैंने उस साल डाला था, और उसकी वो कॉन्सेंट्रेट होता होता ऐसा हो गया था जैसा गाढ़ा गुड़ होता है, गुड़ में वो जो राब होती है, मतलब ऐसे चम्मच से गिराओ तो बड़ी मुश्किल से गिर रहा था, चम्मच में भर के नीचे ऐसे पलट दो चम्मच को, तो इतना गाढ़ा हो चुका था। और फिर मैंने उसको खा के देखा, तो बड़ा दिव्य स्वाद था, पर एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका था वो। तो मेरी मदर ने बोला ये 20 साल पुराना सिरका है, और उसका स्वाद और बेहतर हो गया था, वो गाढ़ा हो गया था। तो उसको पतला करने के बहुत सारे तरीके थे। खैर मेरी मदर ने उसको उसमें आम के वो वो डाल के, कच्चा आम और मिर्चे और इत्यादि डाल के उन्होंने एक बहुत टेस्टी उसका जो है वो अचार टाइप का बनाया सिरके वाला, और वो इतना कॉन्सेंट्रेट था, उसको पतला करते करते भी वो मतलब। तो मैंने कहा सिरका तो जितना पुराना होता जाता है उतना और बेहतरीन होता जाता है, पर सरकार का नियम है कि हर चीज की एक्सपायरी डेट डालनी।
तो मैंने कहा भैया नियम कानून बनाओ, वो उसमें भी आदमी के आंख नाक कान तो खुले रहे। जो नियम, जो व्यक्ति, सरकार में भी तो एक व्यक्ति ही बैठ के, एक संस्था बैठ के, उस वो संस्था के कुछ व्यक्ति ही बैठ के एक नियम बनाते हैं ना, रेगुलेशन जो बनाते हैं, तो उसमें मानवीय पहलू भी तो होना चाहिए। या आंख बंद करके बस एक लकीर के फकीर बन के आप नियम बना देंगे। तो ये जो चरम उपभोक्तावाद की जो लहर चली है दुनिया में, उसमें कहा जाता है कि ये जो धरती है, एक तो ये ओवर क्राउडेड हो चुकी है। ये धरती इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। और दूसरी बात है कि ये धरती आज जो 8 बिलियन पॉपुलेशन है उसका पेट तो भर सकती है, पर उसकी हवस की आपूर्ति नहीं कर सकती। क्योंकि हवस, पेट भरने की एक सीमा है, भूख की एक सीमा है। एक मनुष्य को जितना उपभोग करना चाहिए, समझदार आदमी को, उसकी एक सीमा है, पर हवस की कोई सीमा नहीं होती ना। जो लोग हराम का पैसा कमाते हैं, वो एक जोशी दंपत्ति थे, हस्बैंड वाइफ आईएएस थे, एमपी में पकड़े गए थे। 300 करोड़, ऐसा बताया जाता है कि 300 करोड़ रुपया कैश तो उनके घर के अंदर पकड़ा गया था, जिसपे वो गद्दों पे के नीचे बिछा के, उस पर गद्दा बिछा के वो सोते थे। तो मैंने एक मित्र है मेरे आईएएस, उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये जो इस किस्म के लोग होते हैं, मैंने कहा वो, उनको हराम का पैसा या वैसे भी पैसा कमा के, मैंने कहा कभी तो ऐसा फीलिंग आती होगी यार अब चलो बहुत कमा लिया, अब बस करते हैं, अब तो रखने की जगह नहीं बची, बस करते हैं। या अब इतना कमा लिया कि चलो अब समाज के लिए कुछ कर देते हैं, देश के लिए कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि दादा ये बात मन दिमाग में ना आती है, मनुष्य के दिमाग में आती है। पशु तो ऐसा करता ही नहीं, पशु में कोई संग्रह वृत्ति नहीं होती। कुछ जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो कभी कभी भोजन छुपा के थोड़ा सा रख लेते हैं। चींटियां मैंने सुना है कि एक सीजन भर अपना भोजन बचा के रखती हैं, तो इसीलिए वो बड़ी फेमस कहानी है सोमरसेट मॉम की, द आंट एंड द ग्रासहॉपर। बाकी पशुओं में तो कोई ऐसी संग्रह की वृत्ति होती नहीं, या वो उतना ही करते हैं जितना उनको आज का पेट भर जाए। कल का, बोला कल का देखा जाएगा, फिर दोबारा मारेंगे खाएंगे। मनुष्य में ये जो प्रवृत्ति है, ये जो हवस है, इसकी कोई सीमा तो है नहीं। तो बात ये है कि ये आखिर हमें एक चीज सोचनी तो अंत में एक दिन पड़ेगी ना, कि कितना कितना संग्रह करना है। अच्छा, फिर मैंने अपने उन्हीं आईएएस मित्र से ही पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, जब ये इस प्रकार का जो हराम की कमाई करते हैं लोग, तो मैंने कहा इनको नींद आती है? बोले नहीं आती। कहते मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं, नहीं आती नींद। दिन रात इस टेंशन में जीते हैं कि इस पैसे का क्या करें, छापा ना पड़ जाए। आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया, आजकल हराम का पैसा कमाना दिनों दिन जो है उत्तरोत्तर मुश्किल होता जा रहा है। आज नहीं तो कल कभी भी पकड़े जाएंगे, कभी भी कोई मनी ट्रेल कहीं पकड़ ली जाएगी। जैसे जैसे एआई का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे आज नहीं पकड़ी जाएगी, 10 साल बाद पकड़ ली जाएगी कि ये वाला पैसा कहां से आया था। और जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में जो डोपिंग है ना, आज आप बेशक डोप से क्लियर हो जाते हैं, पर आपका सैंपल जो है, जो यूरिन का सैंपल है, वो रख दिया जाता है संभाल के, 10 साल बाद उसका टेस्ट होता है। आज आपने कोई ऐसी दवा ली है जो आज प्रतिबंधित नहीं है, या आज हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, कि आज इसलिए नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि किसी लेबोरेटरी ने ऐसा सॉल्ट विकसित कर लिया जो आज हमारी बैन लिस्ट में नहीं है, 10 साल बाद आ जाएगा।
और 10 साल बाद यदि आपने इस सॉल्ट का उपयोग पकड़ा जाएगा कि 10 साल पहले किया था, तब भी आपका मेडल छीन लिया जाए। बहुत से लोगों का छीना गया है, और मेडल लेने के 10 साल बाद छीना गया, 5 साल बाद छीना गया। कुश्ती के एक बहुत प्रख्यात धुरंधर, विश्व के महानतम पहलवानों में गिनती होती थी, आर्थर ताइमेदो, सुपर हैवीवेट में 4 ओलंपिक गोल्ड, उनका मेडल छीना गया था क्योंकि वो 10 साल बाद डोप में पकड़े गए थे। उसी तरह भैया ये मनी ट्रेल है हराम के पैसे की, 10 साल बाद भी पकड़ जाएगी। तो सवाल ये था कि हवस, पैसे की हवस कितनी, कहां तक। मुझे एक बड़ा मार्मिक एक और किस्सा आता है, मैं पहले भी सुना चुका हूं, आज दोबारा सुना देता हूं, बड़ा सामयिक है, बहुत पुरानी बात है। हमारे सैदपुर कस्बे के एक डॉक्टर थे जो कि सरकारी डॉक्टर थे, मतलब उनको नॉन प्रैक्टिशनिंग अलाउंस मिलता था, उनको तनख्वाह मिलती थी, और उनको उनकी ड्यूटी थी कि वो उस कस्बे के उस पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सीएचसी बोलते हैं शायद, जो 20 बेड वाला अस्पताल होता है, उस सीएचसी में वो पदस्थ थे। तो वो शाम को अपने घर पे बैठ के, वो दिन में भी अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते थे, जबकि उनको सरकारी अपने चैम्बर में बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो अपने घर पे प्रैक्टिस करते थे। और उस जमाने में 20 रुपए कंसल्टेशन फीस लिया करते थे। कब? आज से 30 साल पहले 20 रुपए। अब 30 साल पहले की 20 रुपए की वैल्यू आज जोड़ लीजिए आप, वही 200-300 तो हो ही गई ना, जो कि एक आज बड़ा डॉक्टर अपने घर पे, जब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी 300-500 रुपए की आजकल ओपीडी होती है, तो आज से 30 साल पहले वो 20 रुपए लेते थे। नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। शाम का वक्त था, करीब 6 बजे, मैं उनसे कोई किसी को दिखाने या कोई दवाई लेने या किसी काम से मैं गया था। तो वो अपने 4 चेला चप्पड़ और 2 केमिस्ट और 2 उनके साथ अपना दरबार लगा के वो बैठे थे। एक औरत आई, सर्दियों के दिन थे, अच्छी अच्छी शीतलहर वाली ठंड पड़ रही थी, और उस औरत ने बमुश्किल एक पतली सी साड़ी और एक पतली सी चादर, ठंडी सी, गर्म भी नहीं, ओढ़ रखी थी, और उसकी गोद में दुधमुहा बच्चा था। औरत की आयु रही होगी ये कोई 30-35 साल, पर वो इतनी गरीब और इतनी कृशकाय थी कि मैं आपको अब उससे ज्यादा गरीब महिला का मतलब आप शब्द चित्र में खींच नहीं सकता। वो आई, उसने अपने उस दुधमुहे बच्चे को दिखाया। मुझे तो ये भी मतलब लगता है कि वो बच्चा जीवित भी था कि नहीं था, मुझे इस पर शंका थी। हम 4-5 लोग वहां उनके चैम्बर में बैठे हुए थे। वो औरत आई, उन्होंने उस बच्चे को देखा, एक पुर्जा लिखा। तो ऐसे जो कफन खसोट डॉक्टर होते हैं, उनका एक सेट केमिस्ट होता है अस्पताल के बाहर, वो केमिस्ट उसी का पुर्जा लिखते हैं, और वो केमिस्ट जो होता है वहीं खड़ा रहता है। वो तुरंत जैसे ही डॉक्टर साहब पुर्जा लिखते हैं, वो पुर्जा वो पेशेंट नहीं थामता, वो केमिस्ट ही पकड़ लेता है उस पुर्जे को। और केमिस्ट के अलावा डॉक्टर साहब का एक चेला भी होता है, जो कि सबसे वो 20 रुपया उनकी ओपीडी की फीस, जो कंसल्टेशन फीस है वो वसूलता था। तो उसने बोला 20 रुपया। वो औरत एक तो ठंड के मारे वैसी कांप रही थी, उसने ना अपनी साड़ी का वो पल्लू निकाला, वो उसमें एक गांठ लगी हुई थी, उस गांठ को, वो हाथ कांप रहे थे, वो गांठ खुल नहीं रही थी। एंड आई थिंक शी टुक मोर देन 1 मिनट टू अनटाई दैट नॉट। उसमें से उसने वही शायद 20 रुपए उसके पास थे, उसके बाद क्या था मुझे नहीं पता, 20 रुपए निकाले, और कांपते हाथों से उसने ऐसे करके वो 20 का नोट उस लड़के को थमाया, और दराज खोल के उसमें 20 रुपए डाल दिया। हम 5 लोग ने ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा यार, ये डॉक्टर, उस जमाने में वो आदमी करोड़पति था, और सरकारी अस्पताल में बैठ के, जबकि उसको सरकारी सेवा देनी चाहिए, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था, और
इतनी गरीब औरत के एक मरणासन्न बच्चे की कंसल्टेशन उसने 20 रुपए पकड़ ली। मैंने कहा यार इस आदमी को पैसे की कितनी हवस है भाई, जबकि उसका एक बेटा जो है वो डेंटिस्ट, उसकी बहू डेंटिस्ट, उसने खुद उस जमाने में करोड़ों रुपए कमा रखे थे। हर चीज में तो ये कफन खोद कमीशन लेते हैं, दवा से लेके और पैथोलॉजी की जांच और एक्सरे और हर चीज। मैंने कहा यार इतनी गरीब औरत को देख के भी उस पत्थर दिल पशु का, धन पशु का, मैंने कहा दिल नहीं पसीजा। अच्छा, मैं एक बार मेरा मन किया कि मैं ना अपनी जेब से निकाल के वो 20 रुपए दे दूं, पर फिर मुझे लगा कि मैंने कहा ये खामखा अब ऑफेंड हो जाएगा, ये तो मुझसे वो देखा नहीं गया वो दृश्य। आज तक मुझे, मैं सोचता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। अच्छा, मैंने कहा इतने गरीब पेशेंट उस आदमी के पास सारा दिन में कितने आते होंगे? एक दो? बाकी सबसे तो तुम साले कफन खसोट पैसा कमा ही रहे हो। उस औरत से उस दिन न लेते तुम 20 रुपया, वो कि चलो कोई बात। मैं तो ऐसे भी डॉक्टर्स को जानता हूं जो कि अपनी जेब से अपने, वो जो उनके पास जो सैंपल्स पड़े होते हैं ना, हालांकि वो सरकारी अस्पताल था, सरकारी अस्पताल में तो बेसिक दवाइयां होती है ना, बेसिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, बेसिक एनाल्जेसिक्स होती हैं, बेसिक पेन किलर्स होती है, सब कुछ होता है। इतनी सप्लाई आती है, भ्रष्ट से भ्रष्ट सिस्टम में भी इतनी बेसिक दवाइयां होती हैं जो बेहद गरीब आदमी को तो दी जा सकती है, संपन्न को मत दो, संपन्न बाहर से खरीद लेगा। तुम 100 में से 98 लोगों को लूटो ना, किसने मना किया? जो दो ऐसे गरीब आ जाते हैं, बेहद गरीब, उन पे तो तुम्हारे अंदर कुछ दया भाव आना चाहिए ना। ये आपको नहीं लगता ये हवस, यही हवस है, यही उपभोक्तावादी संस्कृति है, यही सोच है। और दुर्भाग्य की बात है कि ये जितने नियम कानून पाश्चात्य जगत ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपने देशों में लागू किए रेगुलेशन के नाम पे, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के नाम पे, उपभोक्तावाद के नाम पे, वो सब के सब वो, अच्छा वो मजबूर करते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश भी उन नियमों को लागू करें अपने यहां। वो कहते हैं तुम भी वही नियम बनाओ जिसमें कि आधे से ज्यादा अन्न जो है एक्सपायरी के नाम पे जो है नाली में बहा दिया जाए। और एक आपको बड़ी मजेदार बताऊं, जितने भी रेस्टोरेंट चलते हैं, मैंने पूछा कि तुम ये अपना बचा हुआ खाना क्या करते हो? एक बार हम सीसीडी में बैठे थे, कैफे कॉफी डे में, तो उनके यहाँ भी ना वो पुडिंग्स और केक्स और वो होते हैं, कहते हैं जिस दिन एक्सपायरी हो जाती है, तो मैंने कहा यार इसको किसी गरीब को दे दिया करो। बोला ना ना हम दे ही नहीं सकते, हमको उसको डिस्ट्रॉय करके पैरों से कुचल के डस्टबिन में फेंक के उसकी वीडियो बना के हेड ऑफिस भेजनी पड़ती है कि ना हमने उसको खुद खाया, ना हमने उसको किसी गरीब को दिया, ना किसी है, उसको हमने डिस्ट्रॉय करके नाली में बहा दिया है, इसका प्रूफ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कल को चोरी ना होने लगता है। मतलब इस टाइप के उनके 100 एक बहाने। पर भारत जैसे देश में जहां आज भी कितना भी वो सब कुछ हो जाए, या इस दुनिया में है ना, वो कहते हैं ना वो कौन सी पट्टी वाला देश है जिसमें हजारों लाखों बच्चे भूखे मर रहे हैं। खैर वो तो, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे सचमुच लाखों बच्चे हैं जो आज रात भूखे सोएंगे। परंतु हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो कहता नहीं है ऐसे किसी गरीब आदमी को खाना नहीं खिलाना है, नाली में बहा के उसका प्रूफ हमें सबमिट कीजिए कि आपने हमारा बचा हुआ खाना नाली में सचमुच बहाया था। तो जब आज मुझे मेरी पत्नी ने बताया ना कि 60,000 लीटर दूध जो है वो नाली में बहाने जा रहे थे, तो मैंने कहा ये धरती का श्राप लगेगा इनको, मां अन्नपूर्णा का श्राप लगेगा। ये जितनी सभ्यताएं हैं
ये नष्ट हो जाएंगी, ये विलुप्त हो जाएंगी, ये इनको इतना बड़ा पाप लगेगा, कीड़े पड़ेंगे इनको। बचिए उपभोक्तावाद से। मनुष्यता, आप कितना भी कुछ हो जाए, मनुष्यता जो है वो सबसे बड़ा गुण है। वो आपके मन मस्तिष्क में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में रहना चाहिए। जिस दिन मनुष्यता चलेगी उस दिन तो आप, अब एक मिनट, पशु हमसे बहुत बेहतर है। उन बेचारों को पशु मत बोलिए, वो मनुष्यों से लाख दर्जे बेहतर। वो बेचारे तो बहुत प्यारे हैं, बहुत निरीह हैं, बहुत मासूम है। मनुष्य से तो हे भगवान, भगवान बचाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोबारा किसी नए टॉपिक पे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।